बाकी लोग जो लोग नहीं आए अब उन लोगों को नुकसान होगा। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रेजेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो इम्यूनिटी होती क्या चीज है ना, तो बता सकता है कि इम्यूनिटी क्या होती है? व्हाट इज इम्यूनिटी? देखो इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी हमारी आपकी बॉडी में ना, किसी भी डिजीज से फाइट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, उस कैपेबिलिटी को, उस क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा डिजीज से लड़ने की है तो मैं ये कहूंगा कि आपकी इम्यूनिटी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर मेरी ज्यादा है तो मैं बोलूंगा मेरी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो इम्यूनिटी एज सच कोई केमिकल नहीं होता है, इम्यूनिटी एज सच कोई फिजिकल या फिजियोलॉजिकल चीज नहीं होती है। इम्यूनिटी एक तरह से कैपेसिटी या कैपेबिलिटी है। तो नोट करेंगे, दिस इज the ability of body, this is the ability of body to fight against disease causing organism. This is ability of body to fight against disease causing organism. which is provided by our immune system. ठीक है, फुल स्टॉप। इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है the study of body's natural defense mechanism against pathogen and toxic molecule. डिफेंस के बाद क्या बताया था आपने? The study of body's natural defense mechanism, the study of body's natural defense mechanism against pathogen and toxic molecule, against pathogen and toxic molecule is known as immunology. Is known as immunology. ठीक है, अब देखो। यस सर। डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। अब हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है? ठीक है, कैसे इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप होती है, किस किस तरह से इम्यूनिटी बॉडी में डेवलप हो सकती है, ठीक है ना। कुछ एक्टिव तरीके होते हैं, कुछ पैसिव तरीके होते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। देखो सबसे पहले कितनी तरह से हमारी बॉडी में इम्यूनिटी, अच्छा मैं आपको पहले समझा देता हूँ, मैं अपनी बात को आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। देखो क्या है कि सपोज दैट, आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल प्रैक्टिकल से बताता हूँ कि हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है। हमारे अंदर इम्यूनिटी तभी डेवलप होती है जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करे, है ना, तभी उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इस बात का यह मतलब हुआ कि अगर हमें डस्ट में रहना है
तो हमें डस्ट के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अच्छा, डस्ट के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप होगी कैसे? डस्ट के खिलाफ इम्यूनिटी ऐसे डेवलप हो सकती है, जब हमारी बॉडी में डस्ट पहली बार जाएगी तो हम थोड़ा सा बीमार फील करेंगे और फिर उसके खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी और डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली होता यूं है कि जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया पहली बार गया तो वो जा करके हमको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन हमें बीमार कर देता है। और होता यूं है कि उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारे शरीर की जो WBC होती हैं, वो एक तरह का केमिकल या प्रोटीन बनाती हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। लेकिन वो प्रोटीन तभी बनेगा जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जाएगा। अब क्या होगा, उस बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी शरीर में एंटीबॉडी बन गई। अब दोबारा जब वही बैक्टीरिया आएगा तो हमको बीमार नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी। प्रांजल, स्टार्ट कर चुका हूं मैं, इम्यूनिटी पढ़ा रहा हूँ, अभी डेफिनेशन पढ़ाया, अब मैं इम्यूनिटी समझा रहा हूँ, है ना, इम्यूनिटी डेवलप कैसे होती है। तो अब हमारी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो गई। इस तरह से जितने टाइप के बैक्टीरिया, जितने टाइप के पैथोजन, जितनी टाइप की डिजीज हमारी बॉडी में आएगी, उतनी टाइप की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो पाएगी। तो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए डिजीज का आना जरूरी है, उसके बिना हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो सकती है, ठीक है ना। जितनी तरह से, इसीलिए जो लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, जो लोग ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नहीं होते वो कम बीमार पड़ते हैं। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होती है इम्यूनिटी थ्रू डिजीज। सर सोफिस्टिकेटेड का मतलब ये होता है कि कुछ लोग वो होते हैं जो हमें जिंदगी भर बिस्लरी का वाटर पीते रहते हैं। अब जो बिस्लरी का पानी पीते रहते हैं, जिस दिन वो बाहर का पानी पीते हैं उस दिन वो बीमार पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल प्योर चीज ले रहे हैं, है ना। आप देखिए, आप किसी भी आदमी को, अगर आपको ये लगता है कि कोई आदमी हिमालयन पार्ट में रहता है, उत्तराखंड में रहता है, तो उसकी नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदमी गंदी जगह रहता है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ओके बॉडी में सर। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा होता है। देखो, इम्यूनिटी थ्रू, तो पहली चीज क्या है, इम्यूनिटी थ्रू डिजीज। तो पहला सर इम्यूनिटी जो डेवलप होता इम्यूनिटी नंबर ऑफ सर इम्यूनिटी जो होती है वो नंबर ऑफ क्या एंटीबॉडी को बोलते हैं? है, एक्चुअली जो इम्यूनिटी हमारी होती है वो नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ नहीं, आई एम टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में। और हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी है, 7300 टाइप की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में बन सकती हैं। सोचिए, अब जिसके शरीर में जितनी ज्यादा टाइप की एंटीबॉडीज बन चुकी है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब सर इनडायरेक्टली इम्यूनिटी और क्या कहते हैं एंटीबॉडी सेम ही है? हाँ, ऑलमोस्ट, क्योंकि सिर्फ एंटीबॉडी ही उस पर नहीं कह सकते, क्योंकि हम दोनों को सिनोनिम्स नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एंटीबॉडीज के अलावा अभी हम लोग पढ़ेंगे कई सारी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बनाती है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 99 इम्यूनिटी का मतलब एंटीबॉडी होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। ओके सर। ठीक, तो इम्यूनिटी थ्रू डिजीज, तो सबसे पहले इम्यूनिटी डिजीज के थ्रू होती है ना। तो ये नोट कर लो इस पे। इन केस ऑफ फर्स्ट इन्फेक्शन, antibody formation is slow. Antibody formation is slow and pathogen is spread in body, make us पैथोजन की बात की। pathogen spread in our body and make us sick. ठीक है, full stop. But in the case of second infection, antibodies always remains present, or sorry, antibody already remains present and they help us
दोबारा बताओ तो समझ नहीं आया। जिशान, हर दूसरी लाइन अगर पूछोगे हर दूसरे वर्ड में तो कैसे लिख पाएंगे भाई? ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं कहीं से देख के नहीं बोल रहा हूं। इन केस ऑफ सेकेंड इन्फेक्शन, एंटीबॉडीज already remains present, they help us rapidly to overcome infection fully. ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने का? अब ये जरूरी तो नहीं कि हर बीमारी हमें हो जाए तभी इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप, जैसे हेपेटाइटिस बी, पहली बार में ये आदमी मर सकता है। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इम्यूनिटी डेवलप कर देते हैं। क्या करते हैं, हमने हेपेटाइटिस बी का मरा हुआ वायरस लिया और वो किसी आदमी को वैक्सीन के फॉर्म में लगा दिया। अब हेपेटाइटिस बी का वायरस हमारी बॉडी में गया, अब शरीर को थोड़ा ना पता है कि वो जिंदा है या मरा हुआ है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से मौजूद हो गई। दोबारा एक्चुअल वाला सच में वायरस आ गया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से मौजूद है। तो वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन, जिस चीज की वैक्सीन होती है उसके मरे हुए पैथोजेंस होते हैं। अगर वो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है तो आप ये मान लीजिए कि उस लिक्विड में हेपेटाइटिस बी के डेड या फिर बहुत वीक वायरस मौजूद है, तो वही वैक्सीन। तो दूसरा हमारी बॉडी में जो आर्टिफिशियली हम लोग डेवलप करते हैं, दैट इज वैक्सीनेशन, है ना। तो सेकंड, वैक्सीनेशन। सर सेकंड पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात, मैं आपको दो टर्म आपको क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप ये मुझे बताओ कि व्हाट इज पैथोजन, सॉरी नॉट पैथोजन, पहले आप ये बताओ व्हाट इज एंटीजन। ये चीजें जानना जरूरी है। व्हाट इज एंटीजन, बताइए। एंटीजन कौन बताएगा? सर जो पैथोजन से लड़ने में मदद करे। ना 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 ना। और कौन बताएगा? बोलो भाई। देखो एंटीजन क्या होता है। एंटीजन भाई किसी भी तरह का वो मटेरियल जो हमारी बॉडी में जा करके, हमारी बॉडी में जा करके एंटीबॉडी बनने की प्रोसेस को स्टार्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं एंटीजन। वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, एनी काइंड ऑफ एंटीजन। ठीक है, तो वो लिविंग भी हो सकता है मैंने बोला, और नॉन लिविंग। जैसे वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएंगे। लिविंग में क्या हो सकता है? लिविंग में हो सकता है भाई ये वायरस हो सकता है, और वायरस बॉडी के अंदर लिविंग ही होता है। बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। नॉन लिविंग में क्या हो सकता है? आप बाहर धूल में गए और आपको छींक आना शुरू हो गई, एलर्जी शुरू हो गई, तो भाई डस्ट आपके लिए एलर्जी है। आप धुएं में गए और आप बीमार पड़ गए, आपको फीवर आ गया, स्मोक एंटीजन है। पॉलन ग्रेन, कुछ लोगों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। ठीक है, किसी भी तरह का केमिकल, कुछ लोगों को केमिकल से एलर्जी होती है। ठीक है, तो ये कोई भी चीज जैसे हमारी बॉडी में जाए और उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनने लगे तो वो हमारे लिए एंटीजन है। एंटीजन की डिफरेंस, एंटीजन की डेफिनेशन हमारे और आपके लिए अलग अलग हो सकती है। मे बी आपको धूल से एलर्जी हो तो धूल आपके लिए एंटीजन है, बट मुझे एलर्जी नहीं तो मेरे लिए एंटीजन नहीं है। अगर मुझे धुएं से एंटीजन है, एलर्जी है, तो धुआं मेरे लिए एंटीजन है, आपके लिए एंटीजन नहीं है। तो एंटीजन वो कोई भी चीज हो सकती है जिसके खिलाफ, जिसके बॉडी में अंदर जाते ही हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है। अब जो लिविंग एंटीजन होते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इनके लिए टर्म यूज करते हैं पैथोजन। अब समझ आया? क्लियर है? नोट करो, कहीं पे अलग से नोट करो। एंटीजन, एंटीजन एनी काइंड ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग मटेरियल
against which our body produces antibody. Against which our body produces antibody. ठीक है? It may be living or non-living. Example नोट कर लो ये. It may be living or non-living. Now second thing, what is the vaccine? वैक्सीन क्या होता है? अब देखो वैक्सीन क्या होते हैं. वैक्सीन हेपेटाइटिस बी की हो सकती है, वैक्सीन किसी भी चीज की वैक्सीन हो सकती है ना. तो वैक्सीन होती क्या है? तो वैक्सीन डेड और वीक पैथोजन होते हैं. एक लिक्विड है जिसमें डेड या वीक पैथोजन होते हैं. उनको हम लोग क्या करते हैं? पैथोजन इकट्ठा करते हैं, उनको किसी प्रोसेस से मार देते हैं, खत्म कर देते हैं. उसके बाद उनको हम क्या करते हैं? बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं किसी भी आदमी की. तो आपने क्या किया? किसी भी बंदे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया. इसका मतलब आपने जब उसकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया तो उसकी बॉडी के अंदर मरे हुए हेपेटाइटिस बी के वायरस चले गए. अब शरीर को तो पता नहीं कि मरे हुए वायरस डाले गए हैं, तो शरीर क्या करेगा? उसके खिलाफ बनाएगा क्या? एंटीबॉडी. तो अब क्या किया? पहले से आपने एंटीबॉडी शरीर में तैयार कर दी है हेपेटाइटिस बी के खिलाफ. अब क्या हुआ? लाइफ में कभी भी एक्चुअल वाला, रियल वाला है ना, तो रियल हेपेटाइटिस बी का वायरस आ गया, रियल पैथोजन आ गया. जब वो अंदर गया हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी मौजूद है और वो हमको बीमार नहीं कर पाएगा. तो इस तरह से वैक्सीन क्या होती है? पहले से ही बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए मरे हुए या बहुत वीक पैथोजन होते हैं जिनको बॉडी में डाला जाता है. अभी क्लियर है अयान? इज इट क्लियर? यस सर. क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो नोट करेंगे. वैक्सीनेशन. ठीक है, वैक्सीनेशन इज अ टेक्निक. Vaccination is a technique to develop. Vaccination is a technique to develop immunity without infection. Immunity without infection. Immunity without infection. Weak or dead pathogen weak or dead pathogen or part of pathogen or part of pathogen injected into or part of pathogen injected into body of part of pathogen injected into body of any healthy person to develop artificially antibodies. ठीक है, नीचे नोट लिख लो, एक नोट. सर बोलो बेटा. छोटे बच्चों को सर जो वैक्सीन लगाई जाती है तो सर उसमें भी यही होता है? तभी होता है, तभी देखो ना, जब बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है आप देखना तो उसको शाम तक बुखार आ जाएगा और बहुत तेज बुखार आता है. यस सर. देखा ना क्यों आता है? क्योंकि बच्चे के बॉडी में इम्यूनिटी, वो एंटीबॉडी बन रही होती है, इसलिए उसको बुखार आ जाता है. ओके सर. ठीक है. और एक और बात बताऊं, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसके शरीर में कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एंटीबॉडी पैदा कर पाए. इसीलिए उसको कहा जाता है कि मदर का जो फर्स्ट मिल्क होता है वो पिलाया जाए उसको, है ना, क्योंकि मदर की जो मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडी होती है.
तो फर्स्ट मिल्क पिलाने के लिए इसे कहा जाता है, क्योंकि वो मदर के मिल्क के थ्रू उसके शरीर में एंटीबॉडीज जाती हैं, क्योंकि खुद की एंटीबॉडी डेवलप नहीं कर पाता है ना। फिर बच्चा कई महीने का हो जाता है तब वो एंटीबॉडी डेवलप करने में कैपेबल होता है, उसके बाद उसको वैक्सीनेशन कराया जाता है। ठीक है ना। ओके सर। ओके, थर्ड एंटीटॉक्स। नोट नोट लिखवा क्या बेटा? नोट, अच्छा हाँ नोट लोगो, नोट नोट smallpox was first disease, smallpox was first disease eliminated by, smallpox was first disease eliminated by vaccination, and it is also first disease, and it is also first disease eliminated by human effort, eliminated by human effort। ठीक है भाई। सर ये समझ में नहीं आया। एक्चुअली आज की डेट में माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स किसी को नहीं है, चेचक किसी को नहीं है, तो इसको पूरे दुनिया से मिटा दिया गया है चेचक को। ठीक है, तो पहली ऐसी डिजीज थी जिसको चेचक से मिटाया गया, समझ गए? ठीक है, और इसको किसकी हेल्प से मिटाया गया? वैक्सीनेशन की हेल्प से मिटाया गया। तो वैक्सीनेशन की हेल्प से मिटाने वाली पहली डिजीज है, और पहली ऐसी डिजीज भी है जिसको जमीन से मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया दुनिया से। आप समझ आया? यस सर। ठीक है। थर्ड है एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन तो नोट करेंगे, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन are antibodies that neutralizes toxin produced in body or introduced from outside like venom। तो एंटीटॉक्सिन क्या होती है? वो एंटीबॉडीज जो किसी केमिकल के खिलाफ, किसी जहर के खिलाफ हमारे शरीर में बनती हैं और उस केमिकल को या जहर को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ऐसी एंटीबॉडीज को हम एंटीटॉक्सिन कहते हैं। क्लियर है? यस तो सर। हमारे शरीर में इम्यूनिटी 3 तरह से डेवलप होती है। आयान अभी समझ में आया कि इम्यूनिटी सिर्फ एंटीबॉडीज से नहीं डेवलप होती है, इम्यूनिटी और भी कई तरह की यस सर। चीजों से डेवलप होती है। ठीक है ना? यस सर। जी सर। ये तीनों चीजें मिलकर के हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती है। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कोई फेस्टिवल वगैरह तो नहीं आज? क्यों? नो नो सर। है कि नहीं है? नो सर, नो। यार ये इतने सारे सर लोग आज गायब कैसे? कोई मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मतलब आयशा। सर वो आज हाँ, आप लेट हो गए ना सर। नहीं मैं लेट नहीं था, मैं तो टाइम से था यार। नहीं सर, मैंने 5 मिनट लेट थे आप। अब मैं तो पहले से बैठा होता, मुझे उधर से लॉगिन जब मिलता है ना तभी मैं एंट्री मारता हूँ। तो मुझे समझ, क्योंकि आयशा इज ऑल्सो, रेहान इज ऑल्सो, दे बोथ आर वेरी पंक्चुअल स्टूडेंट। वो मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन के दोनों बड़े पंक्चुअल स्टूडेंट है, इसीलिए मुझे बड़ा मतलब आश्चर्य लग रहा है। नोट करो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में। फर्स्ट तो सबसे पहला है, तो नोट करेंगे इम्यूनिटी में भी, पहले ऊपर नोट कर लो, लाइन लिख लो। इम्यूनिटी में भी मेनली ऑफ 2 टाइप।
इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी। देखो कुछ तो इम्यूनिटी हम आप लेके ही पैदा होते हैं, है ना, इननेट और इनबॉर्न इम्यूनिटी जो हम लेके पैदा होते हैं, ठीक है, नोट करेंगे। अच्छा, ये किसी डिजीज के लिए नहीं होती है ना। अब इसका क्या मतलब हो, चलो मैं पहले इस बात को समझा देता हूं फिर आपको लिखवाता हूं, है ना। ये किसी डिजीज के लिए नहीं होती है। अब जैसे इनबॉर्न क्या होता है, हमारे शरीर में स्किन होती है ना, स्किन। अब वो स्किन क्या करती है, किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को बॉडी से के अंदर जाने से रोकती है ना। तो वो तो हमें इनबॉर्न मिली हुई है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे हमारे नाक के अंदर बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, किसी भी तरह के पैथोजन को अंदर जाने से रोकते हैं, फिल्टर है वो, है ना। तो वो तो हमें इनबॉर्न मिला हुआ है, तो वो सब फिजिकल बैरियर है। तो फिजिकली कोई भी चीज, कोई भी हमारे बॉडी में ऐसी भगवान ने जो हमको दे रखी है ऊपर वाले ने, जो कि हमारी बॉडी के अंदर किसी भी बैक्टीरिया या वायरस को जाने से रोकती है, उसको हम फिजिकल बैरियर कहते हैं। दूसरा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सॉरी नहीं नहीं, सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर समझते जाइएगा, जहां ना समझ में बताना है, बहुत स्पेसिफिक चीज है। सेलुलर बैरियर क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ सेल पाई जाती हैं, जैसे फिजिकल बैरियर में लिख देता हूँ, एग्जांपल स्किन। हमारी बॉडी में कुछ सेल पाई जाती हैं, कौन सी, एग्जांपल WBC। ये क्या करती हैं, ये डिजीज को रोकने का काम करती हैं। हम ये लेके ही पैदा होते हैं WBC, क्योंकि हमारे ब्लड में होती होती पहले से। तो वो क्या है, इनबॉर्न इम्यूनिटी, वो हमको पहले से मिली हुई होती है। और क्या होता है, एक और चीज होती है, मैं अभी समझाऊंगा, साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। साइटोकाइन बैरियर में, जैसे सपोज दैट कि मान लो हमारी ये हाथ की कोई सेल है, ये हाथ की हमारी बहुत सारी सेल्स है, इनमें से इस सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, है ना, इस सेल के अंदर क्या हुआ कि कोई वायरस या बैक्टीरिया चला गया, इसके अंदर एंटीबॉडी पैदा हुई। तो ये क्या करेगी, ये सेल क्या करेगी, बाकी सेल के अंदर एक केमिकल छोड़ेगी, जिससे इन सेल को रेजिस्टेंट कर देगी, ताकि ये बैक्टीरिया इन सेल में एंट्री ना करने पाए। इस तरह के बैरियर को साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। समझ गए। ये वैसे ही है कि जैसे आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं, एक घर में, है ना, बहुत सारे मंकी घुसाया या कोई ऐसे कोई जानवर घुसाया, तो वो उसने शोर मचा के आसपास के सभी लोगों को बोल दिया कि आप लोग अपने अपने गेट बंद कर लो, है ना, मंकी आपके अंदर घुस के आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से सेल्स अपने आसपास के सेल को अवेयर कर देती है कि भाई सावधान हो जाओ, आपके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है, हमारे अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो बाकी सेल्स अपना अपना इंतजाम कर लेती है उनसे फाइट करने का। ठीक है, इस तरह के बैरियर को हम लोग साइटोकाइन बैरियर कहते हैं, ये भी हम लोग लेके पैदा होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की इम्यूनिटी होती है। अच्छा, ये किसी डिजीज के लिए नहीं है, हर डिजीज के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि इननेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक, मतलब ये किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं होती है, हर डिजीज के लिए इक्वली फंक्शन करती है। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो नोट करिए, innate immunity is that immunity that we get from our parents, inborn. Full stop. It is non-specific immunity. It is non-specific immunity. It may be provided by, it may be सर provided by, स्टार्टिंग से रिपीट कर दीजिए, इंटरनेट इशू है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। Innate immunity is non-specific immunity. It is it may be in form of, it may be
in form of different barrier. It may be in form of different barrier like physical barrier, physiological barrier, physical barrier, physiological barrier, cellular barrier, and cytokine barrier. ठीक है, ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं. सेकंड इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी. एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी. Now what is acquired or adaptive immunity? सिंपल सा, नाम से समझ में आ रहा है, वो इम्यूनिटी जो हम लोग एक्वायर करते हैं, मतलब पैदा होने के बाद. ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो अपन पैदा होने के बाद सीखते हैं, दे आर एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, राइट? है ना? Yes, sir. तो नोट करेंगे, दिस इज इम्यूनिटी developed by animal in response to disease, in response to, this is immunity developed by animal in response to disease caused by infection. Full stop. It is a specific immunity which is facilitated by antibodies ठीक है, फुल स्टॉप. यस सर. ठीक, अब इसमें से कुछ एंटीबॉडी हमारे शरीर में जिंदगी भर रहती है, जैसे पोलियो के लिए एक बार लगा दी वैक्सीन, जिंदगी भर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमेशा बनी रहती है ना? ठीक है, नोट करेंगे इसी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी मे बी ऑफ 2 टाइप. अब ये 2 तरह की हो सकती है. पहली कौन सी? एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी, है ना, और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी. अब देखते हैं एक्टिव क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है. नाउ व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी? तो सबसे पहले होती है एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड पैसिव इम्यूनिटी. अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है. अब देखो, ये इम्यूनिटी वो होती है जो आदमी के शरीर में खुद पैदा हो, और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो हम दूसरे के शरीर से लेकर के दे दें. ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमारे अंदर कोई भी डिजीज हुई और हमारे ही शरीर ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा की, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं. अब दूसरा क्या हुआ, मतलब किसी आदमी को कोरोना हुआ और उसने खुद अपने शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा कर ली, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी हो गई. दूसरा क्या हुआ, आदमी को कोरोना हुआ, उसकी एंटीबॉडी पैदा हुई लेकिन वो किसी काम की नहीं. आपने क्या किया, बचाने के लिए किसी दूसरे आदमी के शरीर से प्लाज्मा थेरेपी, आपने सुना होगा ना, सब लोगों ने सुना है ना? प्लाज्मा थेरेपी सुना है कि नहीं? Yes, sir. है Yes, ना? sir.
तो दूसरे आदमी, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? दूसरे आदमी के शरीर से ब्लड लेके उसका प्लाज्मा चढ़ा देना, उसकी एंटीबॉडी चढ़ा देना, वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। क्लियर है ना? तो जब बच्चा पैदा होता है तो मैंने बोला कि वो अपनी माँ के मिल्क के थ्रू अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज लेता है, वो पैसिव इम्यूनिटी है। लेकिन किसी आदमी को वैक्सीन दिया, उसी के शरीर में एंटीबॉडीज पैदा हुई, वो एक्टिव इम्यूनिटी। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर सर। ठीक है, तो नोट करेंगे एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी when an organism's own cell produces, when an organism's own cell produces antibodies, it develops when a person suffer from disease and suffer from disease or get vaccination full stop. Next, passive immunity. Passive immunity is that immunity which produced in other organism and are injected into person who already has a potential antigen, in his body. ठीक है, जैसे स्नेक वेनम के केस में हम लोग पैसिव इम्यूनिटी देते हैं इंसान को, है ना, किसी बंदे को पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हो गया इम्यूनिटी, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने बता दी, फिजिकल कैरियर बता दी, बैरियर्स मैंने आपको बता दी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो एक डायग्राम है, हालांकि इस बार, लेकिन ये बड़ा डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ना। एक्टिव इम्यूनिटी आपको बता दिया, पैसिव। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, वो जो मदर की बॉडी वाला, वो बच्चे वाला जो आपको बताया है ना, फिर समझा देता हूँ। तो मदर, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो स्टार्टिंग में बच्चा पैदा हुआ तो मैंने बताया कि उसके शरीर में एंटीबॉडी तो बनती नहीं है, तो वो अपने मदर के पहले मिल्क से, जो येलो कलर का मिल्क होता है, गाढ़ा मिल्क होता है, जिससे वो एंटीबॉडीज वो लेता है, उस मिल्क को कोलोस्ट्रम कहते हैं। नोट कर लो चाहे इस बात को, कोलोस्ट्रम नोट करेंगे। A newly born infant gets passive immunity from its mother. Full stop. Before birth, it receives from mother's blood
and after birth it gets from the mother's milk called colostrum. Full stop. Colostrum is the yellow colored milk produced immediate after a birth. ठीक है भाई। अब आप मुझे ये बताओ कि डेवलप किया था, हु डेवलप्ड वैक्सीन? वैक्सीन किसने डेवलप किया था? Vaccine was developed by Dr. Edward Jenner. Dr. Edward Jenner. तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर वो बंदे थे जिन्होंने वैक्सीन डेवलप किया, है ना। और जो सबसे पहली वैक्सीन थी वो किसके खिलाफ डेवलप हुई? स्मॉल पॉक्स के खिलाफ इन्होंने सबसे पहले वैक्सीन डेवलप की, स्मॉल पॉक्स। So first vaccine was developed for smallpox and it was developed by Edward Jenner. ठीक है, ओके। अब मैं आपको दिखाने वाला था, है ना, डायग्राम आपको, है ना, एंटीबॉडीज का डायग्राम, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और वो डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा, वो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी है और वो पूछा भी खूब जाता है बोर्ड में, बोर्ड के लिए वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो वेरिएबल पोर्शन है ना, ये चेंज होता रहता है ना। और ये वेरिएबल पोर्शन जो बना हुआ है ना, ये किस चीज से बना हुआ है? अब देखिए, ये बना हुआ, हाँ, ये लिखा हुआ है लाइट चेन। तो ये लाइट प्रोटीन की चेन से बना हुआ है। सो दिस इज मेड अप ऑफ लाइट चेन ऑफ प्रोटीन, है ना। और एक कांस्टेंट पोर्शन ये फिक्स रहता है, ये चेंज नहीं होता है। और ये किससे बना हुआ था? ये ब्लू वाला जो पार्ट है, दिस इज मेड अप ऑफ हैवी चेन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और दोनों ही ये जो पार्ट होते हैं, ये दोनों ही पार्ट डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। और इनके बीच में यहां पर ये वाला जो साइट होता है, इस वाले साइट पे एंटीजन को ये दबा लेते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसी साइट पे एंटीजन को दबा के खत्म कर देते हैं, बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है ना, ठीक है ना। और तो देखो, लाइट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? दो लाइट चेन हो गई, है ना, चेन हो गई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कहीं कहीं पे तो बोलते हैं L2H2 भी बोलते हैं। दो लाइट चेन और दो हैवी चेन। ये डायग्राम बना लीजिए आप। और यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ब्रिज बना लेना, यहाँ पे भी, यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं। बना लेना तो मुझे मैसेज करना।
ओके भाई, डन, ड्रॉ कर लिया। नहीं, यस अच्छा कर यस लिया, ठीक है, तो नोट करेंगे एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ 4 पेप्टाइड चेन, 4 पेप्टाइड चेन, 2 small or light chain, 2 small or light chain, and 2 heavy chain, 2 heavy chain। ठीक है, ओके। यस अब देखो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। कितने टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म होती है ना, कितने टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म हो सकती है, ठीक है। तो देखो कितने टाइप की डिफेंस मैकेनिज्म हो सकती है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया एक, फर्स्ट है, समझिएगा बात को, फर्स्ट है एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल डिफेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिफेंस का मतलब हुआ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सबसे पहले जब डिजीज आएगी तो उसको कौन रोकने का काम करेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होती है, जैसे हमारे कंट्री में कोई अटैक करता है तो सबसे पहले उसको बीएसएफ रोकेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो फर्स्ट बीएसएफ से जब कंट्रोल नहीं होगा तो पीछे फिर मिलिट्री आती है, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, समझे। उसके बाद फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आती है, एयरफोर्स आएगी, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है। तो ऐसे लाइन ऑफ डिफेंस होती है ना। सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन आएगा? तो सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, फिजिकल बैरियर, है ना। फिर कौन से आते हैं दूसरे नंबर पर? फिजिकल बैरियर के बाद फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। तो सेकंड आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। अब थर्ड कौन होते हैं? थर्ड आते हैं इसमें फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, एंड नहीं सर साइटोकाइन, नहीं नहीं नहीं, रुका, साइटोकाइन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन। सर सेलुलर सेलुलर इस पे नहीं आएगा बेटा, वो इसमें दो ही आएंगे, है ना। सेलुलर आएगा इंटरनल डिफेंस में, फिर आता है दूसरे नंबर पे, सेकंड पे हम लोग डालेंगे इंटरनल डिफेंस, इंटरनल डिफेंस। इंटरनल डिफेंस में अब आते हैं सेकंड, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में सबसे पहला आता है सेलुलर बैरियर, डब्ल्यूबीसी वगैरह, है ना, सेलुलर बैरियर, ठीक है। हमें सबके बारे में पढ़ना पड़ेगा, अब इस पे कितने टाइप के सेलुलर बैरियर हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सेलुलर बैरियर, और फिर सेकंड नंबर पर आपका आता है जाकर के सेलुलर के बाद साइटोकाइन बैरियर, इसी में अगर आई साइटोकाइन बैरियर, साइटोकाइन बैरियर इसी में आएगा, है ना। और ये दो टाइप की हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म हो गई, ठीक है। अब इसमें भी फिजिकल बैरियर में कौन कौन आता है, नोट कर लो पहले इसमें, काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म।
और ये दोनों ही जो है ये नॉन स्पेसिफिक होती है, ठीक है ना। ये दोनों ही नॉन स्पेसिफिक है, फर्स्ट भी और सेकंड वाली भी। मतलब ये किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए नहीं, ये सब डिजीज के लिए समान मतलब इक्वली काम करेंगे। तो नोट करो, एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म। अब एक्सटर्नल डिफेंस मैकेनिज्म में पहली हेडिंग डालेंगे फिजिकल बैरियर। It may be our skin, it may be our skin, mucous membrane, skin, comma, mucous membrane, which stop entry of any kind of antigen। आप देखो ये कैसे काम करती है, आप समझिए बात को। जैसे कि म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारे नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब हमारे नाक से कोई एंटीजन अगर गया तो क्या होगा, हमारे नाक के अंदर जो म्यूकस होता है वो उसको ट्रैप कर लेगा, फिर थोड़ी देर बाद हमको खांसी आएगी और छींक से या खांसी के थ्रू बाहर निकल जाएगा, है ना। म्यूकस हम स्पिट आउट कर देते, थूक देते हो, बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरह से ये रोकने का काम करता है, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी, ठीक। हमारे गले में इसी तरह से कोई चीज अगर चली गई तो हमें खांसी आने लगती है, हम उसको बॉडी से बाहर, खांसी आएगी वो बाहर निकल जाती है। स्किन में कोई चीज चिपक गई तो वो बॉडी के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि स्किन उसको अंदर जाने नहीं देगी, है ना। और हमारे स्किन के ऊपर भी जब स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, तो एक एंजाइम निकलता है, उसके साथ लाइसोजाइम बैक्टीरिया वगैरह को मार देता है। तो इस तरह से हमारा फिजिकल बैरियर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो पैथोजन को अंदर नहीं जाने देता। सेकंड, फिजियोलॉजिकल बैरियर। इन फिजियोलॉजिकल बैरियर there are some secretion like saliva, ठीक है, कॉमा, HCl from our stomach, HCl from our stomach, comma, tears, comma, bile juice, nasal secretion, etc. They stop entry of any kind of pathogen. They stop entry of any kind of pathogen, and protect our body from entry of pathogen. Next, internal defense mechanism. Internal defense mechanism is also called second line of defense mechanism. Second line of defense mechanism. It may be of following type. It may be of following type. First, cellular barrier. Cellular barrier include WBC,
cellular barrier include cellular barrier. It include WBC, macrophages, inflammatory reactions, fever, and other systems. These all devices check the entry of all pathogens. ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि काफी सारे लोग नहीं आए, दोबारा पढ़ा पाना तो खैर पॉसिबल नहीं होगा, और अगर नहीं मैंने पढ़ाया उन लोगों को भी, है ना, बहुत नुकसान हो जाएगा। इससे आप ये मान के चलिए, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ कि जो मैं सेक्शन पढ़ा रहा हूँ इससे 101% आपके बोर्ड में भी आएगा और 101% आपके नीट में भी आएगा। और इसको आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आता, और ये आपको इजीली जल्दी से समझ में नहीं आएगा अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, इसलिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप ये मान के चलिए कि 101% कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपका छूट जाएगा नीट का, अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता। तय मान के चलिए, मिनिमम मैं बता रहा हूँ 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 20 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक रखा जाए भाई, है ना? ओके सर। हाँ, यहीं तक रखे ना? सहमत है ना मेरी बात से? यस मैं सर। चाहता हूँ नुकसान ना हो, क्योंकि वीडियो देख के समझ नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ बाकी लोगों को नुकसान ना हो, है ना? वरना 20-25 मिनट और पढ़ सकते हैं, 20 मिनट और भी पढ़ सकते हैं, बट अभी जो पढ़ाने वाला हूँ वो नहीं समझ में आएगा अगर मैंने नहीं समझाया। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में इसको वैसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में चैप्टर, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और सबके साथ में मैं एक बार मैसेज भी डालता हूँ आज निष्कर्ष जी को कि बाकी बच्चे आए नहीं। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है, ओके सर, बाय। बाय बेटा, बाय।